अगले साल रूस में ऐसी कौन सी घटना होने वाली थी जिसको लेकर अचानक भारत को एक्शन लेना पड़ा? पीएम मोदी ने शशि थरूर को ऐसा कौन सा सीक्रेट मैसेज देकर रूस के पास भेजा जिसके बाद बिफर पड़ा पाकिस्तान? पाकिस्तान को लेकर क्या गलती करने जा रहा था रूस, जिसके बाद पीएम मोदी ने पुतिन से मिलने शशि थरूर को तुरंत भेजा, जिसके बाद पूरी दुनिया में मीटिंग बन गई चर्चा का विषय। दुनिया इस समय एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। एक तरफ पश्चिमी देश हैं तो दूसरी तरफ रूस और चाइना एक नया ब्लॉक बना रहे हैं। इसी उथल पुथल के बीच भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलते हुए एक ग्लोबल पावर के रूप में उभरा है। इसी कड़ी में भारत की संसद की विदेशी मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक महत्वपूर्ण दौरे पर मॉस्को पहुंचते हैं। ऊपरी तौर पर यह एक सामान्य संसदीय आदान प्रदान का दौरा दिखता है, लेकिन इस दौरे के एजेंडे में जो छिपा था वह सामान्य बिल्कुल नहीं था। इस दौरे का समय बहुत महत्वपूर्ण था। यह दौरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच हुआ। भारत इस दौरे के जरिए अपने सबसे पुराने और विश्वसनीय दोस्तों में से एक रूस को एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश देना चाहता था। यह संदेश था भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, उसकी संप्रभुता और उसके सम्मान का। यह संदेश था कि दोस्ती का मतलब यह नहीं कि भारत अपने मूल हितों पर कोई समझौता करेगा। यह संदेश था पाकिस्तान को लेकर, जिसे रूस अपने खेमे में लाने की कोशिश करता दिख रहा था। भारत को यह दिखाना था कि दोस्ती का हाथ और आंखों में आंखें डालकर बात करने का दम दोनों ही नए भारत की पहचान है। शशि थरूर, जो अपनी अंतरराष्ट्रीय समझ और कूटनीतिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं, इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। वह विपक्ष के नेता हैं, सरकार के नहीं, जिससे उनके द्वारा कही गई बात को एक गैर राजनीतिक और राष्ट्रीय सहमति का संदेश माना जाता है। और मॉस्को में ठीक यही हुआ। थरूर ने जो किया उसने साबित कर दिया कि जब बात भारत के गौरव की आती है तो पूरा देश एक आवाज में बोलता है और वह आवाज दुनिया को सुननी पड़ती है। थरूर की मॉस्को में मुलाकात होती है रूसी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और रूसी सांसद की अंतरराष्ट्रीय मामलों में समिति के प्रमुख लेनिद स्टुल्की से। स्टुल्की रूस की सत्ता के एक शक्तिशाली स्तंभ है और राष्ट्रपति पुतिन के करीबी माने जाते हैं। मीटिंग की शुरुआत सामान्य कूटनीतिक गर्मजोशी के साथ होती है। दोनों देशों के संबंध, संसदीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है। और फिर स्टुल्की एक ऐसी घोषणा करते हैं जो इस मीटिंग के असली एजेंडे को सामने ला देती है। स्टुल्की बड़े गर्व से बताते हैं कि रूस 2026 में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है, जिसका विषय होगा अनाचार के विरुद्ध लड़ाई। वह बताते हैं कि इस सम्मेलन में रूस, चीन, ईरान, टर्की और भारत जैसे बड़े देशों को आमंत्रित किया जाएगा। और फिर वह एक ऐसा नाम लेते हैं जो भारत के लिए एक रेड लाइन है। वो कहते हैं कि इस सम्मेलन में पाकिस्तान भी एक महत्वपूर्ण भागीदार होगा। जैसे ही पाकिस्तान का नाम लिया गया, कमरे का तापमान मानो गिर गया। यह भारत के लिए एक सीधा झटका था। एक ऐसा देश जो दशकों से सीमा पार से प्रायोजित अशांति का शिकार रहा है, उसे उसी देश के साथ एक मंच पर बिठाया जा रहा था जो इन गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यह ऐसा ही था जैसे आग लगाने वाले को ही फायर ब्रिगेड का चीफ गेस्ट बना दिया जाए। अब बारी थी भारत के जवाब की, और भारत ने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज हो गया। दोस्तों, शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया, जिस भाषा के वे महारथी माने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो एक सोचा समझा और तीखा कूटनीतिक दांव था। उन्होंने फ्रेंच भाषा बोलना स्टार्ट किया। फ्रेंच को कूटनीति की क्लासिक भाषा माना जाता है। इस भाषा का प्रयोग करके थरूर ने तुरंत इस बातचीत को एक बेहद गंभीर और औपचारिक स्तर पर पहुंचा दिया। यह रूस को यह बताने का तरीका था कि भारत इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहा और यह एक औपचारिक आपत्ति है, कोई दोस्ताना शिकायत नहीं। थरूर ने बेहद शांत लेकिन दृढ़ लहजे में जो कहा उसने रूसियों को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा, महाशय, मैं आपकी पहल की सराहना करता हूं, लेकिन आपकी बात सुनकर मैं स्तब्ध हूं। आप एक ऐसे देश को अनाचार विरोधी मंच पर बुला रहे हैं जो खुद ऐसी गतिविधियों का वैश्विक केंद्र है। एक ऐसा देश जो अपने पड़ोसियों के खिलाफ काम करने वाले समूहों को सुरक्षित पनाहगाह देता है, उन्हें ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार मुहैया कराता है और फिर उन्हें सीमा पार भेजता है। यह एक खुली सच्चाई है कि इन समूहों को पाकिस्तानी तंत्र का पूरा समर्थन हासिल है। हम इस तथ्य को ऐसे अनदेखा कर दें? कैसे अनदेखा कर सकते हैं दोस्त? उन्होंने अपनी बात को और वजन देते हुए कहा, रूस हमारा सबसे पुराना और विश्वसनीय मित्र है,
लेकिन यह हमारे लिए पूरी तरीके से अस्वीकार है। हम उस मंच पर नहीं बैठ सकते जहां भारत जैसे पीड़ित देश को पाकिस्तान जैसे प्रायोजक देश के साथ बराबर में खड़ा किया जाए। यह पीड़ित का अपमान है और यह अनाचार के खिलाफ लड़ाई की पूरी भावना का मजाक उड़ाना है। हम उम्मीद करते हैं कि एक दोस्त के तौर पर रूस हमारी चिंताओं की गहराइयों को समझेगा और इस ऐतिहासिक भूल को करने से बचेगा। यह एक कूटनीतिक बम था, बिना चिल्लाए बिना गुस्साए दिखाए थरूर ने बेहद सदी हुए शब्दों में भारत की रेड लाइन खींच दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की मौजूदगी भारत को स्वीकार नहीं है, चाहे मंच कोई भी हो और आयोजक कोई भी दोस्त देश क्यों ना हो। यह नए भारत का आत्मविश्वास था जो अपनी शर्तों पर कूटनीति कर रहा था। थरूर का यह कड़ा रुख अकारण नहीं था, इसके पीछे दो ठोस और महत्वपूर्ण वजह थी। पहली, भारत की नई सुरक्षा नीति जिसका प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर, और दूसरी ब्रिक्स समूह की भविष्य की राजनीति। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान का नाम नहीं, यह भारत की उस बदली हुई सोच का प्रमाण है कि अब वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यह भारत की उस नीति का परिचायक है जिसके तहत अब सीमा पर होने वाली किसी भी बड़ी हिमाकत का जवाब दुश्मन की सीमा में घुसकर कर दिया जाता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया था कि आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करने में वह पीछे नहीं हटेगा। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में खुद को एक पीड़ित के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। अब अगर रूस भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार पाकिस्तान को अनाचार विरोधी सम्मेलन में बुलाता है तो यह पाकिस्तान के झूठे प्रचार को ही बल देता है। इससे दुनिया में यह संदेश जाता है कि रूस भारत की सुरक्षा चिंताओं को और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों के पीछे की वजहों को गंभीरता से नहीं लेता है। थरूर को मॉस्को भेजने का एक मुख्य उद्देश्य रूस को यही समझाना था कि पाकिस्तान को किसी भी तरह का मंच देना भारत की पीठ में छुरा घोंपने जैसा होगा। उन्होंने रूसी पक्ष को स्पष्ट रूप से समझाया कि भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम उठाने के लिए क्यों मजबूर हुआ और भारत अब उम्मीद करता है कि उसके दोस्त उसकी इस मजबूरी का सम्मान करेंगे, ना कि उससे कमजोर करने वाली ताकतों को बढ़ावा देंगे। दूसरा बड़ा और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कारण ब्रिक्स समूह की राजनीति थी। ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है और रूस इसे पश्चिमी प्रभुत्व वाले G7 के मुकाबले एक शक्तिशाली ध्रुव के रूप में स्थापित करना चाहता है। चीन और टर्की जैसे देश लगातार यह दबाव बना रहे थे कि पाकिस्तान को भी भविष्य में ब्रिक्स का सदस्य बनाया जाए। रूस भी अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इस विचार पर नरम रुख अपना सकता था। थरूर का मिशन इस संभावना को हमेशा के लिए खत्म करना था। उनका संदेश क्रिस्टल क्लियर था। ब्रिक्स की बुनियाद आपसी विश्वास और साझा मूल्यों पर टिकी है। आप एक ऐसे देश को इस समूह में शामिल करने की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं जिसकी विदेश नीति का आधार ही अपने पड़ोसी देश में अस्थिरता फैलाना हो। पाकिस्तान का ब्रिक्स में आना इस समूह की आत्मा को खत्म करने जैसा होगा। यह एक चेतावनी थी कि अगर पाकिस्तान को पिछले दरवाजे से ब्रिक्स में लाने की कोई भी कोशिश हुई तो भारत इसका पुरजोर विरोध करेगा, भले ही इसके लिए उसे अपने दोस्त रूस के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। यह भारत की तरफ से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और अपने हितों की रक्षा का एक खुला ऐलान था। इस पूरे घटनाक्रम से भारत की विदेश नीति का एक नया परिपक्व और आत्मविश्वास से भरा चेहरा सामने आता है। यह दिखता है कि भारत अब उस दौर से बाहर निकल चुका है जहां वो दोस्ती निभाने के नाम पर अपने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी कर देता था। आज का भारत दोस्ती निभाना भी जानता है और दोस्ती की आड़ में अपने हितों पर होने वाले किसी भी प्रहार का मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। इस मिशन की सबसे खास बात यह थी कि इसे अंजाम देने वाले शशि थरूर विपक्ष के एक नेता हैं। यह दुनिया को यह दिखाने के लिए एक सोचा समझा कदम था कि जब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की बात आती है तो यहां कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक टीम इंडिया होती है। जब सरकार का एक प्रमुख आलोचक ही सरकार की नीतियों का बचाव और प्रचार दुनिया की मंच पर करता है तो उस संदेश का वजन 1000 गुना बढ़ जाता है। यह दुनिया को बताता है कि भारत की पाकिस्तान नीति या उसकी सुरक्षा नीति पर पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों में एक आम सहमति है। आपको भारत के इस नए कूटनीतिक अंदाज के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत को अपने सभी मित्र देशों के साथ इसी तरह दो टूक और स्पष्टता से बात करनी चाहिए? आपकी राय हमारे लिए एक महत्वपूर्ण होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों।